हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई कृष्णा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करेंगे। और आपको बता दें कि जैसे आप लोग क्लास 9 क्योंकि अभी अभी पढ़ करके आए हुए हैं, और क्लास 9 में आपने देखा है कि वहाँ भी पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्लास 9 का क्लास 10th में कंटिन्यू उसी चैप्टर का सेम नाम है, पॉलिनोमियल यहाँ भी है। तो कुछ नहीं कुछ आपको नई चीज़ें क्लास 9 से 10th में जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोर्ड ने सेम चैप्टर दे दिया है तो आपको कुछ नहीं कुछ अंतर जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा आपको 9th रिकैप करते हैं। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा है। देखिए 9th में आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल आप 9th क्या आप 6, 7, 8 से भी नाम सुनते हुए आ रहे हैं, जब से आपने वेरिएबल सुना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ 9th में भी पॉलिनोमियल, 10th में भी पॉलिनोमियल आपको पढ़ाना है। तो देखिए 9th में आपको बताया गया है जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में पढ़ा हुआ है, जनरल फॉर्म, तो आपने क्या पढ़ा है कि a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। आपने इसको पढ़ा है आगे लास्ट टर्म तक an तक। ठीक है ना। ये जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है क्लास 9th में, बेसिकली देखा जाए तो क्लास 9th में इस स्टैंडर्ड का आपको पॉलिनोमियल बताया गया होगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर वेयर की बात करें तो यहाँ a0 a1 a2 एंड सो ऑन an जो है ये सारे क्या हैं आपके रियल नंबर हैं, और ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स भी हैं, तो आर रियल नंबर, ठीक है। एंड इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने पढ़ा होगा। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ये डिग्री भी बोलते हैं। n इज द डिग्री ऑफ px मीन्स क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और वहीं पर आपने कुछ चीजें और पढ़ा था कि अगर n इक्वल टू 0 हो जाता था, क्या हो जाता था, अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, तो क्या बोलते हैं इसको, अगर n यहाँ पर क्या है, n डिग्री है। ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल है जनरल जिसकी डिग्री n है। ठीक है। अगर इसकी डिग्री n इक्वल टू 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, जिसको आपने क्या कहा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला। ठीक है ना। उसके बाद में आपने यहां लिया n इक्वल टू 1 लिया, तो यही आपका क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा। ठीक है ना। उस केस में px क्या हो जाता था, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। इसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर n इक्वल टू 2 हो जाता था तो आपने क्या पढ़ा था, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके आगे इसी में आपने कंटिन्यू पढ़ा था कि n इक्वल टू अगर 3 हो जाता था तो आपने पढ़ा था क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर आपने एक और बात बताई गई रही होगी आपको कि अगर यही n इक्वल टू 4 हो जाता था तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाता था। ये क्या हो जाता था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता था। ठीक है ना। तो ये सब डिग्री पे ये पॉलिनोमियल अलग अलग आपने क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। आपने जीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपको मालूम हो तो जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर क्या होता था, ये अच्छा जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और इसकी डिग्री क्या होती है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि जरा सोच के देखिए कि अगर आप कह रहे हो जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास px जो है ये क्या होगा, px इक्वल टू 0 होगा, है।
अब सोच के देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल में px इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें बाकी टर्म क्या है, बाकी सारे टर्म 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पर सारे टर्म के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए कि a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 एंड सो ऑन an इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इस केस में अगर ये सभी टर्म्स में ये आपका 0 हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसके कोफिशिएंट 0 ले रहे हो तो x की पावर कुछ भी ले लो तुम और कोफिशिएंट 0 करो, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या आएगा, पूरा 0 आ जाएगा। उस केस में हम ये कहते हैं कि इसकी जो डिग्री होती है 0 पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। डिग्री क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों, या फिर इसीलिए बहुत शुरू में आपको बताया गया होगा, नॉट डिफाइंड बताया गया, लेकिन अभी क्या है कि ये इनफाइनाइट हो जाती है क्योंकि हम इस पे कुछ भी ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, कुछ भी ले लें n पे, तो इसका चूंकि 0 कोफिशिएंट है इसलिए इसका की वैल्यू आएगी, आप इनफाइनाइट डिग्री हो सकती है, ठीक है। या फिर ये कहा जाता है कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 0 पॉलिनोमियल, लेकिन इससे हम आपको आगे बढ़ाते हैं, 0 पॉलिनोमियल से ज़्यादा हमें यहाँ मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये बात इतनी जो आपको रिकैप कर रहे हैं, ये मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये सब चीज़ें मालूम है, ठीक है। हमारा क्लास 10th का सिलेबस है आपके पास, वो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपने क्लास 9 में बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ा होगा, लेकिन हम क्लास 10th के लिए आ रहे हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा जाए तो अभी अभी जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ा है पॉलिनोमियल का, तो एनी पॉलिनोमियल px which is the form of ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial, ठीक है ना, which degree is टू ऑलवेज, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज होगा, इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 2 होगी, ठीक है ना। और यहाँ एक बात और समझिएगा, जब डिग्री 2 है तो यहाँ एक कंडीशन और बनता है कि यहाँ पर एंड ए जो कोफिशिएंट है ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक। तो ये 3-4 बातें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ध्यान देना होता है कि इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, आपके पास 2 होगी, और इसमें जो कोफिशिएंट होगा 2 डिग्री के वेरिएबल टर्म का वो जो है 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर बी सी 0 हो सकता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जिस टर्म में डिग्री आपकी 2 है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक। किस केस में, जब ये आप कह रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अभी हमें क्लास 10th में सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म, इसी को क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, हम उस पर आते हैं आगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल इस पे हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे अगर देखिए तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। तो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही p t इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे हम लिख लें py इक्वल टू 2y या माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो जैसे देखो अगर आप लिखते हो px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका देखिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान देना है कि आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो आपका ये जनरल फॉर्म जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर मान लीजिए जैसे कहीं लिख दिया गया कि px इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो इसका मतलब 0 है, तभी तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना, यहाँ x प्लस 3 है। ऐसे ही अगर आपके पास कह दिया जाए कि px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए नहीं है, ठीक। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए आपको ये जनरल फॉर्म जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।